brought to you by American Pistachios. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। बहुत सारी खबरें हैं आज। कुछ ही घंटों में दिल्ली का प्रदूषण कैसे खत्म हो गया, बारिश ने क्या कमाल किया कि केजरीवाल सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, देश के 3 राज्यों के राज्यपालों से हुए झगड़े को सुलझाने का बीड़ा कोर्ट ने उठाया, राज्यपालों को क्या नसीहत, क्या हिदायत दी। इसके अलावा जानेंगे नोटिस जारी करके केंद्र की मोदी सरकार से क्या जवाब मांगा गया। राजस्थान के जयपुर का रुख करेंगे, जहां आज एक बिल्डिंग में कुछ लॉकर खोले जा रहे हैं और कुछ माननीयों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इनकम टैक्स वालों को खबर मिली कि अभी अरबों रुपए और मिल सकते हैं। इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे। फिर रुख करेंगे अमेरिका और भारत की दोस्ती की खबर का। 2 टॉप लीडर इंडिया क्यों आए हैं, प्रयोजन क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी क्या बात हुई है, और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट से आई एक बेहद प्यारी खबर का रुख करेंगे। और सबसे आखिरी में दीपोत्सव के अवसर पर आपके लिए एक गीत है, इस वायदे के साथ कि ये गीत आपको इंटरनेट की दुनिया पर कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले हाल दिल्ली के मौसम का। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 10 नवंबर की भोर से ही बारिश हो रही है और इसने दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर दिया है। जी आई रिपीट, दिल्ली का प्रदूषण खत्म कर दिया है एक पुरजोर बारिश ने। 7 नवंबर के शो में हमने प्रदूषण की बात की थी और कहा था कि दिल्ली में बारिश आने वाली है, और आ गई। बारिश आई तो दिल्ली की हवा से स्मॉग गायब हो गया। आप अपनी स्क्रीन पर दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स की लिस्ट देख रहे हैं। जिन इलाकों में कल तक AQI 350 से ऊपर था, वो बारिश के बाद 100 के आसपास आ गया। मौसम में सुधार के बीच दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू करने के अपने फैसले को भी वापस ले लिया है। 13 नवंबर से राजधानी में इस फॉर्मूले को एक बार फिर से लागू किया जाना था। हवा में सुधार के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि बारिश के कारण हवा की गति बढ़ी, मौसम में सुधार हुआ, इसलिए ये ऑड इवन को निरस्त करने का फैसला लिया गया। दिल्ली की दीपावली के बाद प्रदूषण की नए सिरे समीक्षा की जाएगी और फिर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई और कहा, लोगों को प्रदूषण के कारण मरने नहीं दिया जा सकता। दिल्ली और पंजाब सरकार से कहा गया कि वे प्रदूषण को कम करने के लिए व्यावहारिक समाधान लेकर आए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बैठकें हुई, अब भी हो रही हैं, पर जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने सख्त लहजे में केजरीवाल सरकार से कहा कि हर साल कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही काम में तेजी आती है। दिल्ली सरकार ने इससे पहले कोर्ट को बताया कि वो दिवाली के बाद कृत्रिम बारिश कराना चाहती है। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ कई एजेंसियों से अनुमति लेनी होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिससे भी अनुमति लेनी है लीजिए, इसमें कोर्ट को क्यों दखल देना चाहिए। कोर्ट ने कहा, ऑड इवन का भी ना के बराबर प्रभाव हुआ है, सिर्फ 13%। अब रुक करते हैं राज्य सरकारों और राज्यपाल के झगड़े की तरफ। कुछ दिन पहले अखबारों में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी और छाई थी कि राज्यपालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। आज एक बार फिर इस देश के उच्चतम न्यायालय ने राज्यपालों को खरी खोटी सुनाई। मसला राज्य सरकार बनाम राज्यपाल का है। 3 राज्यों की सरकारें अपने अपने राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, केरल, पंजाब और तमिलनाडु। आरोप, राज्यपाल विधानसभा से पारित बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे। हम सभी जानते हैं, राज्य के विधानमंडल से पास हुए किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। ऐसे में राज्य सरकारें राज्यपाल पर असंवैधानिक तरीके से कामकाज में व्यवधान डालने का आरोप लगा रही हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच इस मसले पर सुनवाई कर रही है। बेंच ने राज्यपालों के पास पेंडिंग बिलों को लेकर कहा कि जो हो रहा है गंभीर चिंता का विषय है। पंजाब सरकार की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि विधानसभा सत्र की वैधता पर राज्यपाल के शक का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। दरअसल विधानसभा सत्र को अवैध बताकर ही राज्यपाल ने इन बिलों को मंजूरी नहीं दी थी। अब पूरा बवाल जानते हैं। पिछले साल जून में पंजाब विधानसभा के भीतर 4 बिल पारित हुए थे, लेकिन इनको पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अब तक अपनी मंजूरी नहीं दी। राज्यपाल ने इस सत्र को अवैध बताया था। इसके अलावा पिछले महीने पंजाब सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 3 मनी बिल पारित करवाना चाहती थी, पर इन पर भी राज्यपाल ने सहमति नहीं दी। फिर राज्यपाल के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के 2 दिन बाद ही राज्यपाल ने 2 मनी बिल को मंजूरी दे दी, पर बाकी अभी भी पेंडिंग है। सुनवाई में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा से पारित बिल को मंजूरी देनी चाहिए। वे इस तरीके से विधानसभा सत्र पर डाउट कर बिल को नहीं रोक सकते। कोर्ट ने सत्र को सही ठहराया और कहा कि बजट सत्र को स्थगित करने और जून में दोबारा बुलाने की शक्ति स्पीकर के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र में असली शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के पास होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्त होते हैं, जो राज्य के सांकेतिक मुखिया होते हैं।
इस दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने यह भी कह दिया कि बिलों को मंजूरी नहीं देकर आप आग के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर राज्यपाल के पास इस तरह की शक्ति आ जाएगी तो क्या हम संसदीय लोकतंत्र बनकर रह सकते हैं। इसी तरह तमिलनाडु सरकार ने भी आरोप लगाया था कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा से पारित 12 विधेयकों पर अपनी सहमति रोक रखी है। इसे गंभीर विषय बताते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 20 नवंबर को है। डीएमके सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि यह असाधारण परिस्थिति और इसके लिए असाधारण उपाय होने चाहिए। विधानमंडल से पारित विधेयकों को रोके रखना राज्यपाल की शक्ति का दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल है। कोर्ट से मांग की गई राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजी गई फाइलों और सरकारी आदेशों पर विचार नहीं किए जाने को असंवैधानिक घोषित किया जाए। विधेयकों की मंजूरी के मामले में हस्तक्षेप की भी मांग थी। ऐसा ही कुछ मुद्दा केरल का भी है। 6 नवंबर को केरल की तरफ से भारत सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं। राज्यपाल पर आरोप कि उन्होंने लोकायुक्त संशोधन विधेयक और 2 अलग अलग विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक को रोक कर रखा। याचिका पर अभी तक कोर्ट का कमेंट लंबित है। सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, अब रुख करते हैं दिल्ली से जयपुर का, क्योंकि वहां की एक बिल्डिंग में मौजूद लॉकर सुर्खियां बना रहे हैं। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में इनकम टैक्स विभाग की एक टीम एक्टिव थी। शहर के बीचों बीच मौजूद एक बिल्डिंग में किसके लॉकर थे ठीक ठीक किसी को नहीं पता था। जिनके नाम पर रजिस्टर्ड थे वो अपने पते पर नहीं मिल रहे थे। तो अनुमान क्या था? अनुमान ये कि इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए और कई किलो सोना मिल सकता है। तो आज जब ये लॉकर खोले गए तो अब तक क्या हुआ? एक लॉकर से 7.5 लाख कैश, इसका कोई हिसाब अब तक सामने नहीं आया। बाकी लॉकर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी इनकम टैक्स ने अभी रिलीज़ नहीं की है, पर आरोप लग रहे हैं कि इन लॉकर्स का मालिक कौन है। इस विवाद पर बात करेंगे। पहले आज की छापेमारी और एक्शन का अपडेट लेते हैं इंडिया टुडे के रिपोर्टर जय किशन से। देखिए, आज राजस्थान के अंदर धनतेरस का दिन था सौरभ, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काले धन के विरोध में बड़ी कार्रवाई करी है। ये रोयरा लॉकर्स है गणपति प्लाजा के बेसमेंट के अंदर। और देखिए, पूरा ये विवादों में तब आया गणपति प्लाजा और खास करके रोयरा लॉकर्स। यहाँ तकरीबन 1100 लॉकर्स बताए जाते हैं और 80 संवेदनशील लॉकर्स चयनित कर रहे हैं। संवेदनशील से मेरा अर्थ है कि ये किसके लॉकर्स है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। नाम किसी और के है, पैसा किसी और का है, या फिर इनको एजेंसीज को इन लॉकर्स के ऊपर शंका है। तो पूरा मामला दरअसल तब शुरू हुआ सौरभ, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सूचना दी कि जो पैसा है पेपर लीक के जरिए जो पेपर माफिया ने कमाया है, और साथ में जो जल जीवन मिशन के अंदर घोटाला हुआ है, और डॉइट जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो घोटाला हुआ है, वो जो पैसा जो है पूरा इन लॉकर्स के अंदर रखा हुआ है। तो कुल मिला के ये 1100 लॉकर्स, 80 ऐसे लॉकर्स है जिनके अंदर काला धन जमा है। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहले तो वहां पहुंच गए थे। अक्टूबर की बात है, 12-13 अक्टूबर का दिन रहा था सौरभ। उसके बाद में जो है वो इनकम टैक्स और ईडी की टीम पहुंची और विधिवत रूप से जो है वो लीगल नोटिस दिए सबको। तो कई लोगों ने जवाब दिया और कईयों ने उसके जवाब नहीं दिया। अभी औपचारिक आंकड़ा आना बाकी है। अब पूरा मामला जानते हैं। दिसंबर 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2nd ग्रेड टीचर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन इसमें आने वाला सामान्य ज्ञान का पेपर पहले ही लीक हो गया। मामला तब खुला जब कुछ लोग परीक्षा के 3 दिन पहले उदयपुर में एक बस में पेपर के साथ देखे गए। शिकायत हुई तो राजस्थान पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इधर राजस्थान से आने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस केस की ईडी में शिकायत कर दी। फिर 13 अक्टूबर 2023 को सुबह 5 बजे के आसपास इस पेपर लीक केस में ईडी की टीम ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं के करीबियों के घर और ऑफिस में छापेमारी की। जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर समेत 9 जगहों पर छापेमारी। इस छापेमारी की जद में कौन आए? दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन, 3 नाम प्रमुखता से आए। छापे पड़ने लगे तो बीजेपी नेता मीणा फिर एक्टिव हुए। उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और फिर वो तमाम लाव लश्कर के साथ पहुंचे जयपुर के एमआई रोड पर मौजूद गणपति प्लाजा। यहाँ पर एक लॉकर कंपनी काम करती है रोयरा लॉकर्स के नाम से। गणपति प्लाजा में इस कंपनी के पास 1100 लॉकर मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 550 इनएक्टिव हैं, निष्क्रिय हैं। तो जब किरोड़ी लाल मीणा इस लॉकर ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने 2 घंटे धरना दिया और मीडिया के कैमरों में दिखा कर कहा इन लॉकर्स में 500 करोड़ रुपए का काला धन है और ये पैसा कई घोटालों से जुड़ा हुआ है। आरोप यह है कि यहाँ करीबन 1100 लॉकर हैं। उसमें अरे सुनो, 1100 लॉकर हैं जिनकी जानकारी आरबीआई को नहीं है। 100 लॉकर ऐसे हैं जिसमें 50 लॉकर तो 10 साल से बंद हैं, जिनमें सोना है और काला धन है। अभी तक कोई आया नहीं पेपर लीक से। और 50 लॉकर ऐसे हैं जिसमें नकदी है, काला धन है और 50 किलो सोना है। उसमें बड़े बड़े अधिकारियों का पैसा है, बड़े बड़े नेताओं का है और
ज्यादातर जो पैसा है वो DOIT का है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए, मैंने कहा इनको लॉकर्स को खुलवाओ, लॉकर्स को खुलवाओ, कितना पैसा है कितना सोना है वो जनता को बताया जाए। आपने मीणा का उस समय का बयान सुना, अब सुनिए उनके इन आरोपों के बाद क्या हुआ। ईडी और आयकर विभाग एक्टिव हुए, टीमें पहुंची गणपति प्लाजा। इन टीमों के सामने सबसे पहला काम था लॉकर के मालिकों को बुलावा भेजा जाए। लिस्ट इकट्ठा हुई, कांटेक्ट किया गया तो पता चला कि एक अजब मुसीबत है। खबरें बताती हैं कि जब टीमों ने लॉकर के मालिकों का नाम पता वेरीफाई करना शुरू किया तो असफलता मिली, क्योंकि पैसा रखने वालों ने अपने नौकरों या अन्य गुमनाम लोगों के नाम से लॉकर आवंटित कराए, चाबी अपने पास रख ली और फिर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया या उनसे संबंध तोड़ लिए। जब ईडी के अधिकारियों ने नाम खंगाले तो नामजद मालिक नहीं मिले। असली लॉकर के असली मालिक चाबी लेकर गायब थे। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 100 लॉकर मालिकों को नोटिस जारी किया। इन महीन बातों पर सुनिए हमारे एक्सपर्ट को। देखिए जी, ये गणपति प्लाजा है, इसके लॉकर जो है उसकी भी एक अलग कहानी है कि आप ये देखिए कि बैंक में जब आप लॉकर लेने जाते हैं तो बैंक में सबसे पहले जरूरी है कि आपका खाता होगा। उसके बाद में बैंक में जब भी आप लॉकर की आप कुछ खोलने जाएंगे या उसमें कुछ पैसा डालने जाएंगे तो उसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है। लेकिन ये जो गणपति प्लाजा के लॉकर हैं ये प्राइवेट लॉकर हैं और इनमें जो 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 इनके मालिक हैं, जो ज्यादातर या तो बड़े बिल्डर हैं या बड़े उद्योगपति हैं या बड़े ज्वेलर्स हैं, इस तरह के लोग इनके मालिक हैं। तो अब उन लोगों ने जो अपना काला धन होता था या जो उनका जो ऐसी बेनामी कमाई होती थी उसको छुपाने के लिए ये लॉकर उनके इस्तेमाल किए जाते थे। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक आदमी अपने नाम पे 100 लॉकर बुक करा ले। तो उन्होंने क्या किया कि अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अपने नौकर्स के नाम पे, अपने ड्राइवर्स के नाम पे इन्होंने कई सारे लॉकर वहां अपने ले लिए और उनमें वो अपनी बेनामी संपत्ति और अपने कागजात और ये चीजें रखने लग गए। तो इनकी कभी कोई जांच नहीं होती थी। जब किरोड़ी लाल मीणा ने पहली बार जब इन लॉकर्स तक वो पहुंचे तब उसके बाद में इनकम टैक्स और ईडी का ध्यान इस ओर गया और अब ये लगातार इस पर चल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में इनमें से बहुत बड़ी तादाद में एक धन बरामद किया जा सकता है और ये कार्रवाई एक लंबी भी चल सकती है। देखिए, सबसे बड़ी तो यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर ये पैसा है किसका, ये लॉकर है किसका। इसीलिए ये बेनामी संपत्ति है। इसलिए इनकम टैक्स को जो है जब इनके मालिकों को जब ये नोटिस दिया गया, अलग अलग प्रतिष्ठानों से संबंध रखते हैं ये लोग, किसी का छोटा प्रतिष्ठान है, किसी का बड़ा प्रतिष्ठान है, किसी का दुकान है कागजों पे, लेकिन असल में पैसा किसका है। और ये पैसा अनअकाउंटेड इसलिए हो जाता है, बेनामी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब इनको नोटिस दिए गए, देखिए शेरेवार जो है वो लॉकर्स खुलने का काम हो रहा है। पहले एक दिन 6 लॉकर खुले, एक दिन 2 लॉकर खुले, अभी 80 लॉकर ऐसे बताते हैं जो कुल खुलने हैं। तो कुछ लॉकर्स को जो विधिवत रूप से नोटिस देकर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जवाब मांगे, तो आज आधा दर्जन तकरीबन लॉकरों के मालिक जो है वो पेश नहीं है। उसके बाद में वो लॉकर्स तोड़ने पड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब ये जांच का विषय है कि ये पैसा किसका है किसका नहीं है, लेकिन सूत्र जो मजबूत रूप से बताते हैं कि आज की कार्रवाई को हटा दें और उससे पहले वो 7 करोड़ रुपए मिला है, उसमें से तकरीबन 1 करोड़ रुपए यहाँ पे डॉइट के एक अधिकारी है, डॉइट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अधिकारी सीपी सिंह का है। हालांकि सीपी सिंह ने मीडिया को औपचारिक रूप से कहा कि ये पैसा उनकी पत्नी के नाम पर है, लॉकर उनकी पत्नी के नाम पर है और सारी जो कमाई है उनकी वो लीगल है, इसके अंदर कुछ भी इलीगल है नहीं। लेकिन सवाल उठता है, देखिए आज से चंद महीनों पहले जो बेसमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उससे भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए कैश मिला था और सोने की सिल्लियां मिली थी। तो ये सारे सवाल उठा रहे। देखिए, एजेंसी के पास जब तक कोई वर्केबल इनपुट नहीं होता तब तक वो काम या हरकत नहीं करती। लेकिन सवाल ये है टाइमिंग का, जो कांग्रेस बात कर रही है कि टाइमिंग क्या है। तो अब इनकम टैक्स सिलसिलेवार जो देखिए अब आज पूरे नोट की काउंटिंग हो रही है, फिर हो सकता है इसमें आगे ईडी जो सूत्र बताते हैं कि ईडी इस पर ओपन करेगी। जो मनी ट्रेल है ऑलरेडी जो इसके अंदर जो ECIR दर्ज कर चुकी है ईडी, पेपर लीक, JJM दोनों मामले के अंदर ईडी ने अब तक जल जीवन मिशन घोटाले जो कथित घोटाला है उसके अंदर 11 करोड़ रुपए के अब तक जब्ती और अन्य डॉक्यूमेंट्स का सीजर्स करा हुआ है। जो पेपर लीक है उसके अंदर कई जो संपत्ति है यहाँ पे RPSC के जो भूतपूर्व मेंबर थे उनके वहां से जो है वो जब्त कर लिया था। तो वहां पे एक तरफ RPSC के मेंबर्स है जिनका पैसा जब्त कर लिया गया, जो बोर्ड के मेंबर थे। अब यहाँ पर जो है आज इनकम टैक्स की कार्रवाई तो जरूर कुछ समय के अंदर ही ईडी जो है इसके अंदर रोपिन करेगी और मुझे लगता है फिर ये मनी ट्रेल, आखिर ये पैसा किसका है, कैसे पहुंचा, उस पर जल्दी खुलासा हो सकता है। आयकर विभाग ने अपने लेवल पर काम करना शुरू किया। बारी थी लॉकर को खोलने की। 17 अक्टूबर के दिन 3 लॉकर खोले गए, इनमें से 30 लाख रुपए बरामद हुए। इसके बाद चीजें बरामद होने का सिलसिला आगे बढ़ा। 21 अक्टूबर के दिन हुई रेड में लगभग 2.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। इसी दिन कार्तिक कुलवाल नाम के व्यक्ति के लॉकर से 1 किलो सोना भी मिला।
अलग अलग मौक़ों पर हुई कार्रवाई में करीब 7 करोड़ कैश और 12 किलो सोना अब तक बरामद हो चुका है। जब इतना सारा पैसा सामने आया तो पूछा गया, मालिक कौन है इसका, एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों का समूह? ये समझने के लिए आपने रुख किया दैनिक भास्कर में प्रकाशित विक्रम सिंह सोलंकी की रिपोर्ट का। इसमें किरोड़ीलाल मीणा के हवाले से कहा गया कि लॉकर्स में ज़्यादातर 3 लोगों के हैं, दिनेश खोड़निया, अशोक जैन और स्पर्धा चौधरी। वही 3 नाम जिनके यहाँ ईडी ने 13 अक्टूबर को छापा मारा था। और ये लोग कौन हैं? दिनेश खोड़निया 30 साल से ज़्यादा समय से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे, डूंगरपुर में पार्टी के अध्यक्ष रह चुके, साथ ही आभूषणों से जुड़ा कारोबार करते हैं। मुंबई में होटल और प्रॉपर्टी से जुड़ा कारोबार भी है। दूसरा नाम अशोक जैन। दैनिक भास्कर खबर के मुताबिक अशोक जैन दिनेश खोड़निया के समधी हैं, उन पर ईडी की टीम ने छापा भी मारा था। तीसरा नाम स्पर्धा चौधरी। स्पर्धा साल 2018 में महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके बारे में खबरें बताती हैं कि वो पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका की करीबी दोस्त हैं। ढाका फिलहाल फरार है। इस केस के दूसरे आरोपी बाबूलाल कटारा से भी कई बार मुलाकात कर चुकी हैं स्पर्धा। इन आरोपियों के बारे में ज़्यादा बातें और दूसरे आरोपियों के नाम पर चल रही थ्योरी को समझने के लिए हमने ज़मीन पर मौजूद पत्रकारों और विशेषज्ञों से बात की। पैसा मिल रहा है, सवाल ये है कि पैसा किसका है। अगर मैं कांग्रेस जो ये बात कह रही है, ये मेरे शब्द नहीं, सौरभ, कांग्रेस जो कहती है कि पैसा तो मिल रहा है, लॉकर्स है, जयपुर के अंदर इतने सारे व्यापारी है, छोटे बड़े मझले व्यापारी है, तो ये क्या पैसा जो किरोड़ी आरोप लगा था, किरोड़ी ने आरोप लगाया था कि 500 करोड़ है उसके अंदर, अब तक 8 करोड़ रुपए भी नहीं निकला है और लगभग काफी लॉकर्स खुल चुके हैं, तो क्या 500 करोड़ मिलेगा? और अगर ये जो पैसा मिला भी है, ये पैसा किसका है? सवाल ये है जो सारे कांग्रेस पूछ रही है कि ठीक है लॉकर है, लॉकर से पैसा भी मिल रहा है, लेकिन ये पैसा पेपर लीक से लोगों का कमाया हुआ अगर है तो क्यों नहीं इसके अंदर एजेंसीज आती है, जांच करती है, अगर हमने कुछ किया है तो आप हमें अरेस्ट कीजिए जो लोग हैं। लेकिन आप रैंडमली किसी के यहाँ पे कुछ जाकर, देखिए बार बार अशोक गहलोत ने इस बात को दोहराया कि अगर किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के सांसद नहीं होते, आप बोले अगर मैं चला जाऊं किसी भी जगह पर स्थान पे कहूं कि यहाँ ब्लैक मनी, तो क्या ईडी कुछ चंद घंटों में वहां पहुंच जाएगी? क्या इनकम टैक्स चंद घंटों में पहुंच जाएगी? तो ये कांग्रेस के आरोप है, एक तो टाइमिंग, तरीका, और तीसरी बात, अगर ये पैसा कांग्रेस के लोगों का है तो उसको सार्वजनिक रूप से जो है वो बीजेपी, पता है उन्हें डर किस बात का लग रहा है? अगर पैसा ये कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रहलाद जोशी से बार बार बातचीत करता हूँ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत करता हूँ, वो कहते हैं कि अगर आप दूध के जरूरत, आप डर क्यों रहे ईडी की कार्रवाई से? आप उनका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? और आपको लग रहा है कि कुछ हम एजेंसी इलीगल कर रही है तो आप कोर्ट में चैलेंज कर लीजिए। तो आप इतने बिलबुलाए क्यों? तो दोनों ही देखिए अपनी ओर से इस पे जो है पूरा राजनीति कर रहे। सबसे बड़ा सवाल ये कि एजेंसीज ने अपने इन्वेस्टिगेशन में क्लियर नहीं करा है कि ये एग्जैक्टली पैसा किसका है और ये पेपर लीक से और जल जीवन मिशन घोटाले से कैसे संबंध रखता है। जब किरोड़ी लाल मीणा ने पहले दिन जब आरोप लगाए और वो पूरी एक मीडिया की टीम और अपने समर्थकों की टीम को लेकर इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गए, तब कुछ प्रॉपर्टी के मालिक सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये कौन सा तरीका है कि एक आप सांसद हो तो आप किस तरह से घुस जाते हो, पहले किसी से पूछा नहीं गया, किसी को प्रक्रिया नहीं अपनाएगी। मान लीजिए कि वहां अगर तोड़फोड़ हो जाती, लूटपाट हो जाता तो उसका कौन धनी होता? तो ये बातें जब सामने आई तब अशोक गहलोत ने भी एक सार्वजनिक मंच पे कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को ऐसी आदत है, वो इस तरह के मुद्दे उछालते रहते हैं जिनका कोई आखिर में हल नहीं निकलता, और देखिए उनमें क्या मिल गया। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा तो यहाँ से जयपुर से करीब 150-200 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर में अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यस्त हैं और वहां से धन उगल रहा है, तो अब ये वो जो कयास जो पहले लगाए जा रहे थे वो कुछ सच साबित होते जा रहे हैं। राजस्थान में चल रहे हैं चुनाव के बीच केंद्रीय एजेंसियां भी अपने नंबर बना रही हैं। छापे और बरामदगी से तय नहीं होता गुनहगार कौन है। अदालत में बहुत कुछ साबित करना पड़ता है, लेकिन ये भी सच है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। जांच होगी तो बात सामने आएगी और जब आएगी तो हम आपको सूचित करेंगे। अब वापस दिल्ली का रुख करते हैं। नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर 10 नवंबर की भोर एक हवाई जहाज उतरा। ये जहाज अमेरिकी सरकार का था और इसमें थे अमेरिकी सरकार के 2 सीनियर मंत्री, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। ये 2 नेता 2+2 मीटिंग के लिए भारत आए हैं, यानी अमेरिका और भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में बात करेंगे। लिहाजा इंडिया में उनके काउंटर पार्ट होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मीटिंग में क्या हुआ, इसके पहले समझते हैं कि मीटिंग है क्या। 2+2 मीटिंग की शुरुआत साल 2018 में हुई, तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। मकसद दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, कूटनीतिक या फिर व्यापारिक संबंध। बारी बारी से दोनों देश इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जैसे पिछले साल ये बैठक वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, इस बार दिल्ली में हो रही है। अब आते हैं मीटिंग के कंटेंट पर। मीटिंग में क्या हुआ इसकी डिटेल हम कुछ तरीकों से आप तक पहुंचाएंगे, जैसे नेताओं ने अपने सोशल मीडिया खाते एक्स पर क्या लिखा, बयान क्या दिए, सूत्रों ने क्या बताया और मीटिंग में मौजूद लोगों ने क्या कहा। और कंटेंट को समझने के लिए इस मीटिंग की टाइमिंग को भी समझना होगा। सिर्फ 2 महीने पहले कनाडा के साथ भारत के रिश्ते बिगड़े थे। वजह थी खालिस्तानी
आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या। उस दौरान अमेरिका मजबूती से कनाडा के साथ खड़ा था। साफ कहा, इस मामले में भारत को विशेष छूट नहीं देगा अमेरिका कनाडा की तरफ से हुए आरोपों की जांच करने का समर्थन करता है। ये बात आज सामने आई। फिर कुछ समय बाद इजरायल और हमास के बीच जंग शुरू हुई। अब इस मीटिंग पर दोनों देशों की निगाहें हैं। ये संदर्भ था, हमने आपको बताया। इस मीटिंग के बाद आगे का रास्ता तय होगा। अब 10 नवंबर को जो बैठक शुरू हुई उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साल जून में अमेरिका विजिट का जिक्र किया और कहा, इससे दोनों देशों के रिश्तों में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। जयशंकर ने यह भी कहा कि सितंबर में G20 की बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे ने संबंधों को मजबूती दी। उनके सपोर्ट के कारण G20 बैठक सफल रही। फिर वो बोले, हमेशा की तरह 2+2 के दौरान दोनों देश रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों की विस्तार से समीक्षा करेंगे। खबर आई कि बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने, इजरायल, हमास और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा की। दूसरी मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा सहयोग मजबूत स्तंभ रहा। इनसे साफ नहीं होता कि बात क्या हुई, असल में क्या तय हुआ। इसको जानने के लिए हमने रुख किया इंडिया टुडे की विदेशी मामलों की संपादक गीता मोहन का। सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो था, क्योंकि वो अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा न्यूज़ डेवलपमेंट है, वो है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो वॉर चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उस पर भारत ने, जैसे अमेरिका कंडेम करते आ रहा है वैसे भारत ने भी कंडेम किया। लेकिन बातचीत ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और एड पर भी हुई कि गाज़ा के सिविलियंस तक एड पहुंचना ज़रूरी है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत हुई। फिर से वही दोहराया गया कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसको डीएस्केलेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आतंकवाद पर बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत विस्तार से डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हुआ, जहां एक तरफ आतंकवाद की बात कर रहे हैं और ग्लोबल जो इम्पैक्ट है आतंकवाद का, उस पर बातचीत हुई। वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका में जो आतंकवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भारत को पाकिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फेस करना पड़ता है, उस पर बात हुई। जॉइंट स्टेटमेंट में अगर देखें तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन लश्कर-ए-तोयबा, मुंबई टेरर अटैक्स, पठानकोट, इन सारे अटैक्स को मेंशन किया गया है। तो भारत और अमेरिका जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला है उसमें साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में काफ़ी सारी बातचीत हुई, जहां पर डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें तो F414 जेट इंजन डील जो हुआ है उस पर बातचीत हुई, आगे कैसे लेकर जाना चाहिए। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जिस पे दोनों साइड्स बात करते हैं, वो है ड्रोन्स, इंड्योरिंग लॉन्ग डिस्टेंस और ड्रोन्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी। एक और एरिया भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। आप डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन जब तक, और आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जब तक ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र 100% नहीं होता है, तब तक आप पूरी तरीके से सक्षम नहीं होंगे इन वेपन सिस्टम्स को प्रोड्यूस करने में। तो उस पर बातचीत हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो, नासा, चंद्रयान के सक्सेसफुल मिशन के बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जोर है इसरो नासा के कोऑपरेशन में। आपने गीता मोहन को सुना। फिर हमने रुख किया अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार का, ये समझने के लिए कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और रणनीतिक संबंध कैसे हैं, इनका भविष्य क्या है। ये जानने के लिए हमने बात की कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज से जुड़े प्रोफेसर महापात्रा से। देखिए, ये बैठक की माने बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए है कि अभी इजरायल में जिस तरह से लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है। एक तो सबका डर है कि ये लड़ाई अगर इजरायल से बाहर जाके एक रीजनल वॉर हो जाए तो पूरी दुनिया के लिए ये हानिकारक है, अमेरिका के लिए भी हानिकारक है, इंडिया के लिए भी हानिकारक है। आपका ऐसा ही एक इंटरव्यू में पहले मैंने ये कहा था कि अमेरिका का एक मेजर गोल है कि ये वॉर को इजरायल से बाहर कैसे ना जाने दिया जाए। अभी भी अमेरिकन गोल, इंडिया का गोल, उनका दोनों देशों का लक्ष्य वही है कि ये रीजनल वॉर नहीं बननी चाहिए, क्योंकि सबके लिए ये नुकसान है। तो अब फिर भी अभी हमास और इजरायल के बीच जो लड़ाई पहले होती थी, पहले तो अमेरिका, इंडिया 100% इजरायल को सपोर्ट कर रहे थे। मगर धीरे धीरे जिस तरह से गाजा में अभी लड़ाई चल रही है और आम लोग वहाँ जिस तरह से अफेक्टेड हुए हैं, उनको खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, फ्यूल नहीं मिल रहा है, इसीलिए अभी अमेरिका और इंडिया दोनों ये चाहते हैं कि गाजा में सिविलियन लोगों के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए और उनके पास ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचना चाहिए।
आज के ललन टॉप शो में खबरें यहीं तक। आखिरी में उम्मीद की बात। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक नई और खूबसूरत इमारत का उद्घाटन हुआ। इमारत नहीं, प्रतिष्ठान, नाम मिट्टी कैफे। इस कैफे की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर फिजिकली चैलेंज्ड लोग काम करेंगे। सिर्फ काम नहीं करेंगे, वही इसे चलाएंगे। इस खास मिट्टी कैफे का उद्घाटन खुद CGI चंद्रचूड़ ने किया। इस कैफे में दृष्टिबाधित लोग हैं, सेरेब्रल पैल्सी से पीड़ित लोग हैं जो काम करते हैं। CGI ने कहा, इस कैफे के सदस्यों ने कोविड के दौरान 60 लाख लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया था। ये कैफे हमें एक और खुशगवार उम्मीद से भरता है, आगे बढ़ने की उम्मीद शारीरिक चुनौतियों के बावजूद। आखिरी में क्या है? आखिरी में दीपावली की शुभकामनाएं हैं और शुभकामनाएं सुरीली होनी चाहिए। इसलिए सुनते हैं 15वीं सदी के कवि कुंभन दास का पद, जिसे गाया है शुभा मुदगल जी ने। उनके सहयोगी संगीतकार हैं सुधीर नायक, शंकर डे और प्रताप रथ। हम ये गीत और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि, अपनों का खूब ख्याल रखिए और ये गीत सुनिए। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन ललन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है। 24, 25 और 26 नवंबर 2023 पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको ललन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।